नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम इस वीडियो की संख्या में देखेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। और यह जो वीडियो का पार्ट 2 होगा, यानी इसमें लेक्चर 2 कवर किया जाएगा। वीडियो के पार्ट 1 या लेक्चर 1 में हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर प्रकाश डाल चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं सामान्य अध्ययन यानी जीएस पार्ट 2, यानी इसके जीएस का पार्ट 2 होगा। और यह अंक अति महत्वपूर्ण उपयोगी होगा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले अपर पीटी एग्जाम 2024। इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले आरओ एग्जाम 2023। इसके अलावा देखें तो 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, एमपीएससी पीटी एग्जाम 2024, जिसकी जो एग्जाम प्रस्तावित है वो 16 फरवरी 2024 को है, 16 फरवरी 2025 को है। और 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 जो 13 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। और इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं, जिसमें अपर पीटी एग्जाम 2024 और आरओ एग्जाम 2023, अभी तक हालांकि इसके हिसाब से यह दिसंबर में ही दोनों परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। और यह अंक अति महत्वपूर्ण है इन सभी एग्जाम के लिए। साथ ही एसपीएससी यानी अन्य राज्यों के एसपीएससी के लिए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी यूपीट्रिपलएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देख लेते हैं। साथ ही इसमें देखें सार संग्रह किसके लिए उपयोगी है। यूपीट्रिपलएससी के लिए हमने देखा है, रेलवे के लिए भी, एसएससी के लिए, हाई कोर्ट के लिए जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, यूपीएसआई पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसको हमने देख लिया है, यानी यह जो है जानकारी वह घटना चक्र पर आधारित है, यानी समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। तो इसको हम इसके पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 को कवर करते हैं इस अंक में। वीडियो के पार्ट 1 या लेक्चर 1 में हमने जननांकीय परिस्थितियां यानी सेंसस के जो शुरुआती दौर था उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें जो शुरू करते हैं, यानी यहाँ से देखते हैं परीक्षावलोकन, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो ये देखते हैं परीक्षावलोकन में जनगणना का इतिहास देखें तो 1800 ईस्वी से शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना शुरू की थी। सर्वप्रथम देखें तो जनगणना कहाँ कराएगी, इंग्लैंड में कराएगी। जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद अब प्रयागराज वर्ष 1824 में और बनारस अब वाराणसी में वर्ष 1827-28 में जनगणना कराई गई थी। यानी ध्यान देना है कि यह नियमित जनगणना है। और जनगणनाएं जो चालू होती हैं देखें तो 1872 में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना शुरू की जाती है। इसके लेक्चर 1 में हमने देखा था, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखें तो जो है सबसे पहले देखें तो पहली गैर तुल्यकारी जनगणना 1872 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। इसमें देखें तो भारत को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। तब तक देखें उससे पूर्व में जो है 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी थी। और आज़ादी के बाद 2011 तक की जनगणना 7वीं जनगणना थी। कुल मिलाकर जो है 15 जनगणना हो चुकी हैं भारत में। और 2021 में जो जनगणना होने वाली थी नियमित जनगणना के हिसाब से, वह 16वीं जनगणना होती, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया। हालांकि अभी जो चर्चा है कि जो डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी और यह वर्ष 2025 यानी अगले वर्ष कराई जाए, उसका प्रकाशन 2026 में कराया जाएगा। यानी जनगणना डिजिटल माध्यम से जो कराई जाएगी 16वीं जनगणना, वह 2025 में कराया जाएगा और उसका प्रकाशन 2026 में कराया जाएगा। तो ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं, यानी इसमें देखें तो उससे भी पूर्व जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो चुका है वर्ष 1824, हमने देखा कि 1872 में जो है लॉर्ड मेयो कार्यकाल और नियमित जनगणना 1881 में शुरू होती है। उससे पूर्व देखें 1824 में ही कहाँ पर, इलाहाबाद में। उस दौरान इलाहाबाद था, अब वर्तमान में यह प्रयागराज हो चुका है। और तब का बनारस अब वाराणसी हो चुका। 1827-28 में जनगणना कराई गई थी। यानी सबसे पहले कहाँ, इलाहाबाद, इसके बाद बनारस में जनगणनाएं कराई गई थी। यानी इलाहाबाद की जनगणना के 4 या 5 साल बाद कराई गई थी। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना देखें, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका अब बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। एक इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले देखें तो जो भारतीय शहर उसकी पहली पूर्ण जनगणना कराई तो 1830 में कराई गई थी। और कौन कराया था, हेनरी वाल्टर द्वारा कराया गया था ढाका। जो उस दौरान ढाका जो है भारत का अभिन्न अंग था, यानी बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। तो इसमें सबसे बड़ी अंग्रेजों की जो नीति रही या कूटनीति रही या कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही, उसमें भारतीय महाद्वीप का विभाजन करना था। जिसमें देखें तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। यानी इसी दिन को भारत जो है विभाजन विभिषा के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन देखें तो भारत का विभाजन करके पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जो है भारत का विभाजन कर दिया गया। लेकिन देखें इसमें तो जो है 1971 में पाकिस्तान की जो कूटनीतिक या रणनीतिक या कह सकते हैं जो या युद्ध करने की वजह से, भारत पर आक्रमण करने की वजह से उसकी पराजय हार होती है। यानी बहुत भारी पराजय होती है, बहुत बड़ी पराजय होती है। और इतिहास में सबसे बड़ी पराजय के रूप में दर्ज हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक जो है आत्मसमर्पण करते हैं उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, जो भारत की आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर हैं। तो उसी दौरान जो है उसका पाकिस्तान का जो पूर्वी
पाकिस्तान के नाम से था, वो बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। तो ये दोनों ही जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के ही भाग थे स्वतंत्रता यानी 14 अगस्त 1947 से पूर्व। तो इसमें देखते हैं यह ढाका में अब बांग्लादेश में आयोजित की गई थी, यानी बंगाल प्रांत में की गई थी। इसके बाद देखें तो ये जनांकीय यानी जननांक संक्रमण के प्रथम सोपान से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। यानी 1921 से पूर्व प्रथम सोपान है, 1921 के बाद वाला द्वितीय सोपान, और यह जो है संक्रमण का विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1921 का वर्ष। इसके बाद व्यवसायिक संरचना को देख लेते हैं, तो चलते हैं इसमें। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें लगभग 70 से 75% संख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10%, यानी विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें 10%, तथा सेवा क्षेत्र में देखें तो 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। यानी इसमें हम देख सकते हैं कि जो उस दौरान व्यवसायिक संरचना क्या थी, यानी सबसे बड़ा भाग वैसे आज भी देखें वर्तमान में तो कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय आज भी बना हुआ है, और ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र जो होता है विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। तो यह स्थिति जो वर्तमान में हालांकि परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन उस दौरान भी इसको हम देख सकते हैं कि ये स्थिति आज से मिलती जुलती स्थिति में ही है। तो क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी समस्या है। उस समय भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे कौन से क्षेत्र हैं, तो बम्बई जो अब मुंबई हो गई, बंगाल अब पश्चिमी बंगाल हो गया, तथा केरल में कार्यबल की कृषि क्षेत्र में लगातार कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। किन क्षेत्रों में? बम्बई जो कि भारत की व्यवसायिक या कमर्शियल कैपिटल है, व्यवसायिक राजधानी है। इसके बाद बंगाल अब पश्चिमी बंगाल हो चुका है, पश्चिमी बंगाल। हालांकि ये जो है विभाजन के बाद वहाँ जो है बंगाल प्रांत जो है, बंगाल प्रांत में जो पार्ट था वो बांग्लादेश भी बन चुका है। इसके अलावा बंगाल प्रांत में बिहार उड़ीसा भी शामिल थे जो अलग अलग भारतीय राज्य बन चुके हैं। तो आधारिक संरचना को इसमें समझ लेते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों यानी पोर्ट, जल परिवहन, डाकतार आदि का विकास हुआ। इसका उद्देश्य जन सामान्य को सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, ध्यान देना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधने हेतु किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें 7 आदमियों के यातायात साधनों के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं थे। यानी अंग्रेजी शासन से पहले बनी जो 7 आधुनिक यातायात साधनों पहले बनी सड़कें, यानी अंग्रेजी शासन से पहले, यानी जो अंग्रेजी शासन से पहले का मतलब यदि हम देखें जो मुगल काल था, मुगल काल का स्वर्ण युग था और मुगल काल का विघटन था, और जो आपका कहा जा सकता है कि संतुलित काल था, उस दौरान भी जो सड़कें बनी थी वैसे ये मुगल काल में ज़्यादा बनी थी। और शेरशाह सूरी जो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जो अकबर का पुरोगामी था, यानी अकबर जो महान अकबर द ग्रेट है उसका पुरोगामी जो शेरशाह सूरी था, वह सड़कों के लिए ज़्यादा व्याख्यात था, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड का भी नाम शामिल होता है। तो इसमें देखें तो 7 आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त 6 नहीं थे। अंग्रेजों द्वारा 1850 की दशक यानी वर्ष 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया गया, यानी लॉर्ड डलहौजी काल में 1853 में भारत में रेलों का प्रारंभ किया गया। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। चलिए देखते हैं। तो रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को 2 महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में तो विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। अब इसमें देख लेते हैं परीक्षा लोगों के दृष्टिकोण से कौन से महत्वपूर्ण है। तो यह बनता है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी काल में देखें तो 1853 में हुआ था। भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में ही हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन किस नाम से संबोधित किया था? नहीं, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन किस नाम से संबोधित किया था, तो अनिष्टों का अनिष्ट नाम से संबोधित किया था। अनिष्टों का अनिष्ट नाम से जो धन निष्कासन को संबोधित किया था वह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज किसकी पुस्तक है, तो आरसी दत्त की है। सर्वप्रथम धन निष्कासन के सिद्धांत को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो एक जो था कलकत्ता अधिवेशन, अब कोलकाता हो चुका है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो है सर्वप्रथम धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। अब देखते हैं। तो इसमें सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उड़ीसा यानी अब उड़ीसा हो चुका है ओडिशा, तो उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति का मतलब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिली। तो स्वतंत्रता प्राप्ति 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। तो देखें इसमें 1947 में हुआ, और जो अंग्रेजों ने भारत पर अपनी जो नीतियों का प्रभाव डालना शुरू कर दिया था वह 1757 की जो
1757 में जो प्लासी का युद्ध था वहीं से वो नीतियों बनाने के रूप में आने के। हालांकि यह युद्ध नहीं रहा, एक रणनीतिक कूटनीतिक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों पर विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद देखें पूर्ण रूप से इसने जो 18 जो आप इसको देख सकते हैं कि जो 1760 का वांडीवास का युद्ध होता है उसमें जो अंग्रेजों की जो होती है विदेशी कंपनियों में यानी वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की श्रेष्ठता हो जाती है और फ्रांसीसियों की पूर्णतः हार हो चुकी होती है भारत में। औपनिवेशिक रूप से जो है यह सशक्त हो चुके होते हैं भारत में। इसके बाद 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है इसमें पूर्ण रूप से जो होता है भारत में नीति निर्माता और यानी पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर व्यापारिक कंपनियां रहकर शासन निर्माता और नियंत्रण करने की स्थिति में आ चुके थे। तो तब से लेकर देखें तो 15 अगस्त 1947 तक यानी 200 वर्षों के विदेशी शासन शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था, यानी जो विदेशी व्यापार था, भारत का विदेशी व्यापार जो था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसको केवल पोषित कर रहा था। अर्थात भारत के जो कच्चे माल हैं, बाहर से कच्चे माल वह इंग्लैंड को भेजे जाते थे, वहां से बना बनाया माल जो है भारत को मजबूरन बेचा जाता था, खरीदा जाता था। अर्थात यहाँ की जो टोटल धन था वह इंग्लैंड चूस ले रहा था। अब इसमें देख लेते हैं इन्हें भी जाने में जो परीक्षा उपयोगी इसको देख लेते हैं। तो भारत पर ब्रिटिश शासन के कार्यकाल को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद जो था 1757 से 1813 तक था, यानी प्लासी के युद्ध हमने देखा कि जो 1757 प्लासी का युद्ध होता है जहां पर यह हालांकि युद्ध नहीं था, यह उनकी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत वो जीते थे। अर्थात षड्यंत्र नहीं करते, सीधे सीधे युद्ध था तो वो नहीं जीत पाते। हालांकि पूरा जो औपनिवेशिक शासन था, जो सत्ता स्थापित करना था अंग्रेजों भारत पर, टोटल ही कूटनीतिक और षड्यंत्रकार ढंग से ही वह भारत पर शासन कर सके थे। और भारत में जो था वह अलगाववाद और जो छोटे छोटे राज्यों में जो बटा हुआ था, लेकिन इतिहास के अंतर्गत ये सब सारी चीजें आएंगी। जो छोटे छोटे प्रांतों में बटा होना, उनको डिवाइड एंड रूल्स में विभाजित करके उनको पराजित करना, और जो अपने ही पड़ोसी थे, राज्य थे या देश थे, उनको दूसरे आक्रमण के लिए आमंत्रित करना, ये सब इतिहास में भरे पड़े हैं। अर्थात ऐसे लोग न रहते तो भारत जो है वो इस स्थिति में नहीं रहता, बल्कि उसका जो इतिहास है कुछ और होता है। जैसे कि 1757 देखें तो मीर कासिम की जो है षड्यंत्रकारी या मीर कासिम के वजह से ही जो था, या 1757 में जो है वह जो अंग्रेजों ने इस युद्ध को जो है जीत लिया था। और यहाँ तक 1813 देखें तो ये वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का काल समय था। 3 चरणों में बांटने के यानी जो ब्रिटिश शासन का जो कार्यकाल था, पहले चरण 1757 से 1800 क्या था, वाणिज्य उपनिवेशवाद का था। इससे पूर्व देखें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, जो कि उस दौरान विक्टोरिया का शासन होता है और भारत में महान अकबर द ग्रेट का शासन था, क्योंकि अकबर जो था उसका कार्यकाल 1605 ईस्वी था। इसके बाद देखें तो जो मुगल काल का स्वर्ण काल जो आता है वह शाहजहां और जहांगीर, यानी अकबर के बाद, अकबर द ग्रेट के बाद आते हैं आपके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसमें जो होता है भारत अति समृद्ध और इसका जो प्रांत होता है काफी विस्तार होता है। लेकिन इसके बाद औरंगजेब के बाद 1707 के बाद जो होता है मुगल काल का विघटन होता है और व्यापारिक कंपनियां, जो विदेशी व्यापारिक कंपनियां होती हैं, वो भारत पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो सफलता मिलती है वह ब्रिटिश कंपनियों को मिलती है। तो इसका 3 चरण, इसमें पहले चरण में यह रहा। दूसरा चरण औद्योगिक उपनिवेशवाद का शुरू होता है, ये 1813 से 1858 तक चलता है। 1858 का मतलब 1857 में जो महान क्रांति होती है, यानी विद्रोह होता है, 1857 की क्रांति जो होती है, उसके बाद जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अर्थात जो यह जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको वायसराय के रूप में कर दिया जाता है, और जो इसका जो शासन होता है सीधे क्राउन के हाथ में चला जाता है, दे दिया जाता है। इसके बाद जो इसमें तीसरा चरण वित्तीय उपनिवेशवाद का शुरू होता है। अर्थात टोटल जो पैसा वह अंग्रेज लेते हैं, यानी औद्योगिक क्रांति के आधार पर। तो वित्तीय उपनिवेशवाद 1858 से 1947 यानी आजादी, भारत की आजादी तक जो होता है वित्तीय उपनिवेशवाद का कार्यकाल होता है। यानी दूसरे चरण देखें तो जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई होती है उसमें भारत के कच्चे माल को लेकर जो निर्मित माल होते हैं उनको भारत में खपाया जाता था, जबरदस्ती बेचा जाता है। आगे देखें तो उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर केंद्रित रहा। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण का मतलब पहला चरण जो वाणिज्यिक चरण था 1757 से 1813 तक, यह देखें तो उपनिवेशवाद प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान क्या था, आर्थिक लूट पर था। इसके बाद देखें 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने डाकू राज्य कहा। यानी एक कार्यकाल क्या पूछा सकता है कि इन्होंने जो है 1765 से 1765 का मतलब ये देख सकते हैं कि 1764 में जो बक्सर के युद्ध था, यहाँ से जो होता है पूर्ण रूप से जो सिद्ध हो चुकी होती है, क्योंकि कोई भी भारतीय जो होता है यानी वह अंग्रेजों का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होता है, और ये नीति निर्माता और के रूप में उभरते हैं। और इसके बाद देखें तो यह संवैधानिक रूप से अपना विकास करना शुरू कर देते हैं, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहले शुरू होता है। तो ये सब सारी जानकारी इसमें कवर की जा सकती हैं। तो इसमें देखें तो डाकू राज्य किसने कहा था, तो यह के.एम. पडिक्कर जी ने कहा था इस दौरान, इस समय को।
यानी इस जो काल था इसमें इन्होंने डाकू राज कहा। इसके बाद द्वितीय चरण देखें तो 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कब? 1813 में। तृतीय चरण में भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण यानी वित्तीय पूंजीवाद को जन्म दिया। तो ये जानकारी देख लिया। इसके बाद प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनमुखी विकास कर सकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी, जिससे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त थी। अब देख लेते हैं इसमें परीक्षा अवलोकन जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते, सॉरी जो जीएस के पार्ट बनते हैं, जनरल स्टडीज के बनते हैं परीक्षा अवलोकन के दृष्टिकोण से। तो इसमें देख लेते हैं यह है किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? तो वर्ष 1921 को कहते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो जमींदारी थी। समस्त पूर्वी भारत यानी देखें तो जो व्यवस्थाएं होती हैं यानी वह जमींदारी थी, इसके बाद मालवाड़ी थी और रैयतवाड़ी थी, जिस पर हम चर्चा वीडियो के पूर्व पार्ट में संक्षेप में करने का प्रयास किए थे। तो ये इस तरह से पूछा जाता है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो जमींदारी थी। अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? तो अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। स्वतंत्र भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब कराई गई थी? तो वर्ष 1951 में। यानी जो जनगणनाओं के बारे में देखा कि 1872 में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में शुरू की जाती है, नियमित गणना 1881 में लॉर्ड रिपन कार्यकाल में की जाती है। लेकिन देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है, तो उस दौरान आज़ादी के बाद जो है आधिकारिक जनगणना कब कराई गई? तो वर्ष 1951 में। यानी देखें तो 1951-52 जो है भारत के प्रथम आम चुनाव का भी कार्यकाल रहता है, यानी यही जो था, क्योंकि देखें तो 26 जनवरी 1950 को भारत जो है पूर्ण गणराज्य बना था। आज़ादी तो उसको 15 अगस्त 1947 को मिली, पूर्ण गणराज्य जो बना था 26 जनवरी 1950 को बना था, क्योंकि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया था। हालांकि अंकित और जो नियमित था वह तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंकित कर दिया गया था, परंतु लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना या सेंसस को कराई गई थी, तो 1951 की गई थी। स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था 1869 में। हमने इस पर देखा था वीडियो के पार्ट 1। 1869 वही वर्ष है जो गांधी जी के जन्म वर्ष है, 1869, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ष है। इंडिया डिवाइडेड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद के, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? और ये कई बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। चलिए आगे देखते हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है। तो यह है, हमने ये देख लिया, आगे इसमें चलते हैं। अब अगला जो पार्ट यहाँ शुरू होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का। हमने इसमें क्या जानने का प्रयास किया, यानी इस अंक में जो हमने जानने का प्रयास किया था, यानी वीडियो का पार्ट 1 और कुछ भाग को इसमें देखा, तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने समझने का प्रयास किया था कि स्वतंत्रता के पूरे यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, वो हमने समझने का, इसमें संक्षेप में समझने का प्रयास किया था। अब हम चलते हैं जो कि यह पार्ट है इसका, जिस पर हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी होगी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी 1950 से 1990 तक का हम देखेंगे। क्योंकि 1990 का हम इसमें चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी दौरान देखें तो जो एलपीजी, जब यह वित्त मंत्री यानी जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो उसी दौरान भारत के जो वित्त मंत्री थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में चल करके दो कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी बने। यह एक महान जो है अर्थशास्त्री हैं, अभी वर्तमान में यह हैं, भारत की सेवाएं दे रहे हैं और इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी है। इसके बाद आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है और भारत के प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल के लिए तो बने ही थे। ये महान अर्थशास्त्री के रूप में थे। तो यहाँ तक देखें जब भारत ने एलपीजी की व्यवस्था शुरू की थी, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाया था भारत में। तो यहाँ तक हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। परिचय पहले प्राप्त कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में स्वतंत्रता के बाद की भारतीय आर्थिक नीति औपनिवेशिक अनुभव से प्रभावित थी, जिसे ब्रिटिश सामाजिक लोकतंत्र के संपर्क में भारतीय नेताओं द्वारा शोषक के रूप में देखा गया था। यहाँ से राष्ट्र के निर्माण का कार्य हमारे स्वयं के हाथों में था। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सर्वोत्तम रहेगी जो कुछ लोगों तक ही सीमित न रहकर सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करेगी। सार्वजनिक कल्याण का मतलब लोक कल्याण जो है, हमारे संविधान में देखें तो लोक कल्याण की जो भावना है वह संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के निश्चित जो है वो राज्य की कल्याणकारी की बात करते हैं, जो कि राज्य के निश्चित तत्व हैं। यह जो है इसको देखें तो यह चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, यह राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा कार्य करें। तो इसमें देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, यानी देखें जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने
यानी आज़ादी मिलने के बाद देखें तो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें भी जो अध्यक्ष बने थे मंत्रिमंडल का या प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे। और उसके बाद देखें संविधान लागू होने के बाद जो जो आम चुनाव कराए गए थे, प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव में 3 बार ये जो लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने और अभी तक देखिए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले यही व्यक्ति हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। वैसे देखें तो 3 बार लगातार कार्यकाल के दृष्टिकोण से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरे कार्यकाल में पहुंच चुके हैं और हो सकता है संभव कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे सर्वाधिक जो कार्यकाल इसको तोड़ भी दें, ऐसा भविष्य में हो भी सकता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो अभी हाल में कराया गया 18वें लोकसभा के लिए चुनाव कराए गए, जो कि आचार संहिता जो है 16 मार्च 2024 को लागू की गई थी और प्रथम चरण 19 अप्रैल 2024 शुरू होकर आखिरी चरण 1 जून, इन 7 चरणों में कराया गया था। आखिरी चरण 7वां चरण जो 1 जून 2024 कराया गया था, उसका परिणाम 4 जून 2024 घोषित किया गया था। इसके बाद मोदी मंत्रिमंडल का यानी गठबंधन की सरकार बनी थी, क्योंकि इसमें बीजेपी को 240 सीटें ही मिली थी। और जो है देखें तो इसमें 543 सीटों के लिए जो चुनाव कराए गए थे, इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है और 230 सीटें मिलने की वजह से बहुमत नहीं था। तो गठबंधन की वजह से यह 290 सीटें बीजेपी को मिली और मोदी 3.0 का गठन हुआ। तो इसमें परीक्षा अवलोकन के दृष्टिकोण से कुछ और महत्वपूर्ण जो इसमें जीएसएस को देख लेते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति कब पारित की गई थी? वर्ष 1948 में आज़ादी की बात की गई। चूंकि भारत की हम अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है, तो ये सारी चीज़ें भारत संबंधित होगी। इसमें देखें तो प्रथम औद्योगिक नीति कब यानी भारत में कब लागू की गई थी? तो आज़ादी के बाद यानी जस्ट बाद 1 साल बाद कह सकते हैं 1948 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। हालांकि इसको अब हटा दिया गया है, इसके स्थान पर नीति आयोग लागू कर दिया गया है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को आयोग की स्थापना की गई थी। नेहरू किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये थे समाजवादी विचारधारा के। इसके बाद देखें पीपल्स प्लान पेश किया था, तो एम.एन. राय ने किया था, पीपल्स प्लान को किया था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मेडल द्वारा दिया गया था। यह कब पूछा गया है? यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2004 में पूछा गया है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मेडल द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका मुख्य संबंध होता था पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। यह पूछा गया है यूपीपीएससी 2001-2003 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 किया गया था। कब पूछा गया? यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसको 2008 में पूछा गया था। तो ये परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे इसमें कुछ और देख लेते हैं। तो यह है, यहाँ पर देखें तो मुहावरे हिंदू वृद्धि दर का उपयोग वर्ष 1951 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक दर को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। अतः राष्ट्र निर्माताओं ने यह संकल्प लिया कि भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा। सरकार केवल अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी तथा निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें देखें तो हिंदू वृद्धि दर शब्द प्रोफेसर राजकृष्णा द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? ये ध्यान देना है। तो हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर राजकृष्णा द्वारा दिया गया था। हिंदू वृद्धि दर से तात्पर्य क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। आर्थिक प्रणालियों के प्रकार को यहाँ समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है। पहली देखें तो पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी जो होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली होती है। यानी 3 तरह की आर्थिक प्रणालियां प्रचलित हैं। आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी होती है, दूसरी समाजवादी होती है, तीसरी मिश्रित आर्थिक प्रणाली होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान देना, इन्हें याद किया जा सकता है इसको। अब देखते हैं यानी बारी बारी से इसमें अध्ययन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, बारी बारी से सबका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट यहीं तक रोकते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।